हेलो स्टूडेंट्स। दुनिया में हर चीज अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करता है। हमारे जो ओशियंस होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब हम इन फॉरेस्ट को और जो हमारे जो और रिजर्व्स होते हैं उनको जब वहां से कट ऑफ कर देते हैं, यानी फॉरेस्ट की जब कटिंग हो जाती है, तो वापस से ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर में। समुद्र से भी कई बार कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर में। जब भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ये फॉरेस्ट और ये ओशियंस, सैलाइन वाटर पोन्स, परमाफ्रॉस्ट, ये सारी चीजें अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है उसको कम करने की कोशिश करती है, अपने अंदर में वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार हम फॉरेस्ट को कटिंग कर देते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन हो जाती है, परमाफ्रॉस्ट थोइंग होने लग जाती है, जिससे ये सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो गई थी, सिक्वेस्ट हो गई थी या सिंक हो गई थी इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर में, ये वापस से रिलीज हो जाती है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आर्कटिक के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो रेट जो है वो बढ़ गया है और जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो बहुत कम हो गया है। रिसेंटली इस रिपोर्ट में पता चला है कि आर्कटिक जो रीजन है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो है वो इम्प्रॉपर हो गई है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो आर्कटिक टुंड्रा नाउ अ सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज warns the National Ocean and Atmospheric Association report। सो NOAA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आर्कटिक रीजन के अंदर में, स्पेशली आर्कटिक का जो टुंड्रा रीजन है उसके अंदर में हमें ये साइकिल जो है इम्बैलेंस्ड होते हुए दिख रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि आर्कटिक हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर लगभग 70 डिग्री से ऊपर वाला जो एरिया होता है, दिस इज इक्वेटर, और 70 डिग्री से ऊपर वाला जो एरिया होता है उस वाले रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे आर्कटिक। हमारे पूरे टेरेस्ट्रियल जो लैंड स्फीयर्स होते हैं वो जनरली 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। जो सबसे ज्यादा ग्रीन एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। उससे जो कम ग्रीन एरिया जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं ग्रासलैंड्स। इससे भी अगर कम ग्रीन एरिया है तो डेट इज नोन एज डेजर्ट। और डेजर्ट से भी अगर यानी वर्स्ट कंडीशन है जहां पे बहुत ही कम लाइफ प्रेजेंट है, उस जगह को हम बोलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा एक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है टुनटुरिया। टुनटुरिया का मतलब होता है ट्रीलेस लैंड, ऐसी लैंड जहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट के ट्रीज अवेलेबल है। यानी डेजर्ट से भी अगर कम आपके जो लाइफ वहां पे प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलते हैं टुंड्रा। तो जनरली आर्कटिक वाले रीजन के अंदर में हमें दिखाई देता है टुंड्रा। जी हाँ, इसको कई बार लोग आइस डेजर्ट भी बोलते हैं, बट रियलिटी में टेक्निकली आर्कटिक जो रीजन है वो आइस टुंड्रा के अंदर में आता है, ना कि आइस वो हमारे डेजर्ट के अंदर में। वहीं पे एंटार्क्टिका जो रीजन है वो डेजर्ट कैटेगरी में आता है, यानी उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा लाइफ है, इसलिए उसको डेजर्ट कैटेगरी में लिया जाता है एंटार्क्टिका को, और आर्कटिक को लिया जाता है टुंड्रा कैटेगरी में, यानी टुनटुरिया कैटेगरी में, यानी ट्रीलेस लैंड जहां पे लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। आइए इस चीज को फर्दर हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। सो व्हाई आर्कटिक टुंड्रा इज एमिटिंग मोर कार्बन देन इट एब्जॉर्ब। जनरली जितना एब्जॉर्ब किया जाता था, यहाँ पे जो प्लांट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे जो लाइफ अवेलेबल है, यहाँ पे जो आइस और वाटर अवेलेबल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे, वो अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एमिशन रेट ज्यादा हो गया, एब्जॉर्प्शन रेट हमारा यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा है फॉर फर्स्ट टाइम इन मैनी मिलीनियम। यानी मिलीनियम के अगर मैं देखिए कई साल के बीच में अब पहली बार हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि आर्कटिक रीजन के अंदर में एब्जॉर्प्शन कम, एमिशन ज्यादा हो रहा है। क्या है रीजन इसके, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। द आर्कटिक टुंड्रा एबिलिटी टू एमिट लेस एंड एब्जॉर्ब more carbon has taken a hit. A new analysis which incorporated more data and better method of examination कंफर्म्ड हो गया है। एसोसिएशन ने, स्पेशली NOAA इससे रिलेटेड सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उसने ये बोला है कि हमारा जो इकोसिस्टम है इज नाउ बिकम अ सोर्स ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एमिशन, स्पेशली हम बात कर रहे हैं आर्कटिक रीजन के अंदर में बहुत ज्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है। वही इसमें बताया गया है NOAA की रिपोर्ट में, कार्बन सिंक जो हुआ करता था पहले एक टाइम पे, अब वो एक तरीके से एमिटर की तरह काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, जो कि हर साल बनाता है NOAA और भी बहुत सारे एसोसिएशंस मिलके। सबसे पहले देखते हैं कार्बन स्टोरेज इन द आर्कटिक तुंद्रा, यानी प्लांट्स जो होते हैं जो भी यहाँ पे अवेलेबल है पानी के अंदर में या थोड़ा बहुत जो लैंड है वहां पे उसके ऊपर में, तो लैंड यानी हम 70 डिग्री के आसपास में लगभग आप देखेंगे 8 कंट्रीज हैं आर्कटिक के रीजन के अंदर में, यानी वहां पे रशिया आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, तो ये सारी जो कनाडा आ जाता है, ये सारी जो कंट्रीज है टोटल मिला के 8 कंट्रीज का लैंड वाला पोर्शन, नदर्न लैंड वाला पोर्शन आर्कटिक के अंदर में आता है। और एक है आर्कटिक सेंट्रल, जहां पे जनरली सी का पानी जो है वो बर्फ बन चुका है। यहां पे जितने भी प्लांट्स एब्जॉर्ब हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिसमें ये खाना बनाते हैं अपने लिए प्लांट्स। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, जो भी यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं, उदाहरण के तौर पे कुछ स्पीशीज यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखाई देती हैं। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सील, वॉल्फ, कुछ पर्टिकुलर कैट है जो यहाँ पे दिखाई देती हैं। इस तरह के जो एनिमल्स है और प्लांट्स भी हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ प्लांट्स जो मिलते हैं यहाँ पे, जब उनकी डेथ हो जाती है तो कार्बन रिच आर रिमेन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ब्रोकन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। यानी सबसे पहले ये जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके डिकम्पोज करते हैं और उस प्रोसेस के अंदर में इनके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाती है। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो एमिशन के बराबर हो जाता है, तो ये हमारा बैलेंस रहता है। लेकिन कभी कभी डिकम्पोजिशन कम हो जाता है। इन द आर्कटिक तुंद्रा द कोल्ड क्लाइमेट सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन, यानी आपने सुना होगा रिसेंटली आर्कटिक तुंद्रा की जो आइस है कुछ साल के अंदर में, लगभग 40-50 साल के अंदर में सारी की सारी आइस जो है वो खत्म हो सकती है, ऐसा हमारी इंस्टीट्यूशंस बता रहे हैं। यहां पे इन्होंने एक तरीके से फोर्स करके बताया है कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, जब डेथ हो जाती है तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रिलीज होता है। बट अब जो कंडीशन है उसके अंदर में ज्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज करेंगे और वहां डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज हो रहा है। So in the Arctic tundra, the cold climate significantly slow down the decomposition. So plankton remain, जो कोल्ड क्लाइमेट धीरे धीरे एक तरीके से कम हो रहा है, यानी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स थे, जो ट्रैप थे फ्रोजन ग्राउंड के अंदर में, वो रिलीज होते जा रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट, यानी जो ऊपर की जो लेयर होती है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे लैंड के नीचे ग्राउंड वाटर होता है, लेकिन अगर जो हाई एल्टीट्यूड्स वाले रीजन में जो ग्राउंड वाटर होता है कुछ मीटर नीचे, यानी टॉप सरफेस से कुछ मीटर नीचे, ये जो होता है ये प्रॉपरली फ्रोजन हो जाता है, यानी ग्राउंड वाटर भी फ्रीज बन के आइस हो जाता है। और ये जो चीज है, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो थोड़ा डीएक्टिवेट कंडीशन में रहते हैं, यानी वो ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं। लेकिन अगर ये परमाफ्रॉस्ट भी धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा और ये मेल्ट डाउन होता रहेगा, तो माइक्रोब जो है वो रिलीज हो जाएंगे, उनको एक सुटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा। थोड़ा हाई टेम्परेचर में वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं और वहां पे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो ऑर्गेनिक मैटर इज प्रिजर्व्ड इन द परमाफ्रॉस्ट। जो भी नीचे वाली लेयर के अंदर में जो मैंने बताया, उसके अंदर में जो फ्रोजन थे एक तरीके से ग्राउंड फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 years, प्रिवेंटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रिलीजिंग। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये वेस्ट जो होता है, इसके अंदर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड होता है, अब वो एज इट इज बना रहता है परमाफ्रॉस्ट के अंदर में। लेकिन अगर परमाफ्रॉस्ट
धीरे धीरे हॉट होते गए, यानी यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता गया, तो यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाएंगे और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको जब डिकम्पोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो जाएगा। कार्बन स्टोरेज, आर्कटिक सॉइल भी एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर मानी जाती है। इट स्टोर मोर देन 1.6 ट्रिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन, रफली डबल्स द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में उससे ज्यादा तो इसने सॉइल के अंदर में स्टोर किया हुआ है, स्पेशली परमाफ्रॉस्ट के अंदर में सॉइल, जो सॉइल के नीचे एक लेयर होगी उसके अंदर में स्टोर किया हुआ है। लेकिन बढ़ते टेम्परेचर की वजह से डर है कि ये परमाफ्रॉस्ट, जिसमें जो हमारे बैक्टीरियाज और डिकम्पोजर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर में। तो इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न हियर। टेम्परेचर इज राइजिंग डेफिनेटली, अगर हम देख पा रहे हैं इस पूरे डेकेड, यानी पूरे 10 डेकेड के अंदर में, 100 साल के अंदर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर डेकेड्स में, 2-3 में तो बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ गया है। 4 टाइम्स हमारा जो ग्लोबल जो टेम्परेचर इंक्रीज करने का जो रेट है आर्कटिक में ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ दिस, यानी दूसरे पार्ट में अगर 1 है तो यहाँ पे 4 रेट से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। विद 2024 मार्किंग द सेकेंड वार्मेस्ट, यहाँ पे 2024 के अंदर में सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था सिंस 1900। आप मान सकते हैं कि आप सोचिए कितना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे रेज हुआ होगा। हायर टेम्परेचर आर कॉजिंग परमाफ्रॉस्ट टू थॉ। परमाफ्रॉस्ट टू थो का मतलब है, मान लीजिए हमारा अर्थ है और नीचे की तरफ में यहां पे हमारा आइस डिपोजिटेड है जिसको हम बोल रहे हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है परमानेंटली फ्रोजन, परमानेंटली फ्रॉस्ट। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे मेल्ट होगा। मेल्ट होने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि अंदर स्टीम बनने लग जाती है और जो स्टीम होती है वो प्रेशर लगाती है ऊपर और एक ब्लास्ट की तरह यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं थोइंग। तो परमाफ्रॉस्ट थोइंग के अंदर में सारे जो ऊपर के रॉक्स वगैरह जो होते हैं सारे के सारे टूट जाते हैं, क्योंकि अंदर स्टीम बनने की वजह से आप जानते होंगे ये स्टीम में कितना प्रेशर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस मेल्ट करेगी, स्टीम बनेगा, प्रेशर बनेगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने से जो भी इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड थी वो सब रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो सब रिलीज कर देगा। जहां जो भी रॉक्स और वाटर बॉडीज में कार्बन डाइऑक्साइड थी सब वो रिलीज हो जाएगी। तो डेफिनेटली परमाफ्रॉस्ट जो थोइंग है इसका एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है जो हमें देखने को मिल रहा है। फर्दर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ, उसके बाद स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट हो रहा है और आर्कटिक आइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ये स्टोर करके रखती है। अगर हम सपोज कीजिए बात करें राइजिंग टेम्परेचर की, ये भी हमारा बढ़ रहा है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फैल रही है, जो थोइंग हो रहा है परमाफ्रॉस्ट के अंदर में। और हम ट्विला मून के अकॉर्डिंगली अगर देखें, जो कि एक साइंटिस्ट हैं ट्विला मून, उन्होंने बोला है कि ये एक तरीके से ऐसा हो गया कि हमने अपनी फ्रीजर में से चिकन को निकाला और उसको बाहर रख दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, यानी आर्कटिक रीजन के अंदर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड था वो ऑर्गेनिक मैटर अब जिस पे बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पा रहे थे लो टेम्परेचर की वजह से, अब टेम्परेचर बढ़ गया है, वहां की जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, बैक्टीरिया एक्टिव हो रहे हैं और अब इसको ज्यादा परेशानी हो सकती है। और डिकम्पोजिशन जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो जाएगी जो भी इन प्लांट के अंदर में स्टोर थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम चिकन को उसको खराब ना हो जाए इस वजह से फ्रीजर में उसको रखते हैं कुछ लोग, तो वहां से जैसे उसको निकाला जाए उसके ऊपर बैक्टीरिया का अटैक जो है बढ़ जाएगा। बैक्टीरिया का अटैक बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी जो भी उस पर्टिकुलर चिकन के अंदर में स्टोर थी। ऐसे ही जो प्लांट के अंदर में जो स्टोर थी वो इस रीजन की वजह से निकलती चली जाएगी। वाइल्ड फायर के केसेस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर में। 2023
सॉ द वर्स्ट वाइल्ड फायर इन द आर्कटिक रीजन के अंदर में, यानी स्पेशली कनाडा, साइबेरिया, ये वाले जो रीजन है, नॉर्वे, स्वीडन वाले जो रीजन है, ग्रीनलैंड वाला जो रीजन है, आइसलैंड वाला जो रीजन है, ये सारे के सारे रीजन में हमें हाई टेम्परेचर आजकल देखने को मिल रहा है और कुछ रीजन में वाइल्ड फायर भी हमें देखने को मिले और 2024 में तो सेकेंड हाईएस्ट वाइल्ड फायर भी देखी है, यानी फ्रीक्वेंट हमने देखने को मिल रही है। और 23 और 24 के अंदर में कॉन्सिक्यूटिव ईयर में भी हमें वाइल्ड फायर देखने को मिल रही है। नेट कार्बन एमिशन की अगर हम बात करें बिटवीन 2001 से 2020 के बीच में, द आर्कटिक तुंद्रा emitted more carbon than it absorbed, likely for the first time in the millennium due to the combined effect of the rising temperature and the increasing wildfire. Wildfire बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, वाटर मेल्ट हो रहा है, यानी आइस मेल्ट हो रही है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, माइक्रोब्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं और बचा हुआ जितना भी इसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर था वो सब डिकम्पोजिशन होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। पोटेंशियल फॉर रिवर्टिंग द ट्रेंड, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लोअरिंग ग्रीन हाउस एमिशन, अगर हम उसको कम कर दें तो टेम्परेचर कम होने के चांसेस हो जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट को स्टेबलाइज अगर हम कर दें, यानी इट चेंज लेवल कुड स्टेबलाइज परमाफ्रॉस्ट, रिड्यूसिंग माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो है वो हमारी कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, शिफ्टिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम करें तो डेफिनेटली यहां पे टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। फॉरेस्ट एंड लैंड कंजर्वेशन पे अगर फोकस करें तो हमारा जो ओवरऑल ऑफसेटिंग है और एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली हो पाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज नहीं होगी। ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हमने जो साइन किया है उसको ठीक से अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इस चीज से बचा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इस तरीके से होने चाहिए, यानी अपने जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें लानी चाहिए और जो अवेलेबल है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम एटमॉस्फेयर कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकें, हार्मफुल गैसेस को हम एब्जॉर्ब कर सकें अपने इंस्ट्रूमेंट, अपनी मशीन्स के अंदर में। चैलेंजेस इन द रिड्यूसिंग एमिशन, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस एक बहुत ज्यादा होता है, यानी उदाहरण के तौर पे आज भी हम बहुत बड़े लेवल पे फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं। अगर पॉलिटिशियंस और जो लीडरशिप है वो उनके अंडर में अगर वो कंट्रोल करना चाहे ठीक से तो यानी वो पॉजिटिवली भी कंट्रोल कर सकते हैं, नेगेटिव भी कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ये लोग इतने ज्यादा एक तरीके से उजागर नहीं होते या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉल्यूशन को कम करने में, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। आज भी हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर में डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज। ongoing emission जो ट्रेंड है, despite efforts emission from fossil fuel and deforestation continue to rise, making reversal difficult without urgent action। यानी ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिए जा रहे, लेकिन अर्जेंट और फास्ट लेवल पे बूस्ट अप करके लोगों को तब हमें एक्शन करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तब जाके हम किसी लेवल पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो आर्कटिक वाला जो रीजन है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जितनी भी लाइफ है वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। चैलेंजेस हिंडरिंग द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग ग्लोबल रिलायंस, यानी हम इतनी जल्दी भी एकदम से फॉसिल फ्यूल को यूज करना बंद नहीं कर सकते, उसका अभी जो रिलायंट है वो तो रहना ही पड़ेगा। बट यस, heavy dependency on fossil fuel for energy transportation industry making it difficult to transition to the cleaner renewable energy को क्विकली हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, जो कि हमें करना चाहिए। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हमारा और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो है हमारी, ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारे इस चीज में। लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी जब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से डिमांड करती है, उदाहरण के तौर पे अभी जो COP29 मीटिंग हुआ उसके अंदर में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसने $5.8 ट्रिलियन की डिमांड की है 2030 तक, यानी 2025 से लेकर 2030 के बीच में $5.8 ट्रिलियन हमें चाहिए, ऐसा बोल रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन यहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट को जब इन्होंने कुछ $1 बिलियन ऑफर किए तो इंडिया ने साफ मना कर दिया कि जब हमें पूरा अमाउंट नहीं दे रहे हैं तो एक छोटा सा अमाउंट देके हमें खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न
की वजह से, एनवायरमेंट पे पॉल्यूशन को कम करने की वजह से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं मांग रहे हैं। ये जो बढ़ा हुआ पॉल्यूशन है आप लोगों ने जो बढ़ाया है उसको कम करने के लिए मांग रहे हैं। तो डेफिनेटली वी आर नॉट एक्चुअली बेगिंग, we are actually deserving this money, that's why we are requesting this particular amount. वहीं पे चैलेंजेस अगर फर्दर हम देखें, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी ऐसा भी नहीं है कि सारी कंट्रीज के पास में सारा टेक्नोलॉजीज हैं। काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा या फिर टेक्निकल कॉन्स्टेंट है, वो उसको नहीं यूज कर सकते। डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंजेस को हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे अनसस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सॉइल डिग्रेड होती चली जा रही है, एसिडिफिकेशन यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है ठीक से रिन्यूएबल एनर्जी पे, फास्ट ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है। कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी उन्होंने बढ़ा दी है। तो फाइनली पॉल्यूशन जो है कम होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। इकोनॉमिकली एंड सोशल कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट विच सम नेशंस स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में स्ट्रगल टू अफोर्ड। इतना पैसा हमें चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है इतना पैसा। तो डेफिनेटली उनके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है डेवलप्ड कंट्रीज को करना चाहिए। फर्दर अगर मेजर्स की बात करें तो एग्रेसिव एमिशन रिडक्शन, हमें टारगेट्स को अचीव करना चाहिए और प्रोग्रेसिवली हमें इसके अंदर में काम करना चाहिए। स्ट्रिक्टर ग्लोबल एमिशन टारगेट्स हमें रखने चाहिए जो कि अलाइंड होंगे पेरिस एग्रीमेंट्स के साथ में, जो कि आप जानते हैं कि इसके अंदर में हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही अलाउ किया है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट बोलती है कि अगर हमने इसी रेट से टेम्परेचर बढ़ता गया तो साल 2100 तक ये टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर आपने 1.5 की बात करी है, वो 4.3 को भी क्रॉस कर जाएगा। 1.5 तो हम कुछ ही साल में अचीव कर लेंगे, आप 2100 की क्या बात कर रहे हैं। 2-3 साल के अंदर में ही हम 1.5 टेम्परेचर पहुंच जाएंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। ट्रांजिशन टू द रिन्यूएबल एनर्जी हमें करना पड़ेगा। हाइड्रो पावर हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया, विंड टर्बाइन एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हमारे पास टाइड एनर्जी हो गया, हमारे जो इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हमें स्विच करना चाहिए। और एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर में उसको प्रमोट करना चाहिए, यानी एनर्जी एफिशिएंट टूल्स हमें यूज करने चाहिए, डिवाइसेस यूज करने चाहिए ताकि कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बने। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, स्केलिंग करना चाहिए, बड़े लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। रिसेंट studies suggest that the Arctic tundra, once a significant carbon sink, is now emitting more greenhouse gases than it absorbs, exacerbating climate change. Discuss the factor driving this shift and examine the potential for reversing the trend through global emission reduction efforts. What challenges hinder this process? क्या क्या इसमें हिंड्रेंस है, कहां पे ऑब्स्टेकल है, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं और रीजन क्या है इस वक्त हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है ज्यादा। जैसे कि मैंने बताया आपको, पर्माफ्रॉस्ट जैसी जो चीजें हैं वो ओपन हो जाएंगी, थॉइंग हो सकता है, थॉइंग मतलब ब्लास्ट हो सकता है, टूट सकती हैं चीजें, जिसकी वजह से सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक स्टोर था वो रिलीज हो जाएगा। माइक्रोब्स बिकम मोर एक्टिव इन द हाई टेम्परेचर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रेजेंट है वो ज्यादा से ज्यादा उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिशन हो जाएगा। सॉल्यूशन में सोलर पैनल्स हम लगा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, पॉलिटिकल जो पावर है उसको हम एक तरीके से एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और इस तरह के हमें पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में एक बार ट्राई करके देखिएगा और जो हमने डेटा प्रोवाइड किया उसको भी इसमें अप्लाई कीजिएगा। और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।